हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, पेन और कॉपी लेकर के तैयार बैठ जाइए, क्योंकि अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके सही आंसर आपको भी नोट डाउन करते जाना है। और वीडियो के लास्ट में आपको देखना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए गए हैं। तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है साइंस कितना प्रिपेयर हो चुका है। तो इसके लिए आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट में स्थित है। तो इसके चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स। इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का जो प्रथम जैव सीएनजी प्लांट है वो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखें, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और इसका उद्घाटन स्टूडेंट्स 7 मई 2017 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। तो याद रखें कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और इसका उद्घाटन 7 मई 2017 को किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। कि बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। तो यहाँ चार कथन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इनमें से हमें एक गलत कथन को चुनना है, तथ्य को चुनना है। ए ऑप्शन है प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। बी, सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। सी, सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। डी, प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। तो स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी टिक कर लें, सिलेक्ट कर लें, राइट कर लें अपनी कॉपी में। तो हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में जो तीन बातें की गई हैं, यहाँ पर तथ्य बताए गए हैं, वो सत्य हैं। जैसे प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। अगला है यहाँ पर सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं, ये भी सत्य है। और प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, तो ये भी कथन सत्य है। और इसमें जो सी कथन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो असत्य है कि सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, ये कथन जो है स्टूडेंट्स वो गलत है। तो याद रखें स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे अभी हम, कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो समतल दर्पण होता है तो उसके द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर निर्मित होता है? ए, दर्पण के पीछे निर्मित होता है। बी, वस्तु के पीछे निर्मित होता है। सी, दर्पण से अनंत दूरी पर निर्मित होता है। या डी, वस्तु एवं दर्पण के मध्य में स्थित होता है। तो हमें इसका आंसर देखना है। तो आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स दर्पण के पीछे। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण होता क्या स्टूडेंट्स? समतल दर्पण एक्चुअली बात की रहे हैं अगर हम समतल दर्पण की, तो एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट होती है ये। मतलब कोई कांच की समतल प्लेट होती है, उसके हम क्या करते हैं, एक और पॉलिश कर दें, तो इस तरीके से तैयार हुआ दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं भी हैं।
कि पहला तो पॉइंट ये है इसका स्टूडेंट्स की जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु के आकार का होता है, यानी जितने आकार की वस्तु होती है, जैसे आकार जिस आकार की वस्तु होती है उसी आकार की वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। सेकंड पॉइंट ये है स्टूडेंट्स की समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी होता है, कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा, यानी उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और थर्ड पॉइंट ये है समतल दर्पण के बारे में स्टूडेंट्स की समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो याद रखें कि समतल दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा स्टूडेंट्स जितनी दूरी पर हमने वस्तु को दर्पण के सामने रखा है। तो ये तो हुए कुछ विशेषताएं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। अब समतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं, क्या हैं इसके, जान लेते हैं इसके उपयोग क्या हैं। समतल दर्पण एक्चुअली देखा जाए तो इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, मुंह देखने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ किसी वस्तु को उसी आकार में देखने के लिए भी स्टूडेंट समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है उस संरचना का नाम बताइए जो जंतु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। तो ए ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, बी ऑप्शन है नाभिकीय झिल्ली, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो जल्दी से जल्दी आप भी अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अब हम आंसर की ओर बढ़ने वाले हैं। इसका सही आंसर है कोशिका झिल्ली। तो स्टूडेंट्स यही वो संरचना होती है, कोशिका झिल्ली ही वही संरचना होती है जो क्या करती है, जंतु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका के जो अवयव होते हैं उनको पृथक करके रखती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और सजीव होती है। और ये क्या होती है, ये प्रत्येक सजीव कोशिका के जो जीव द्रव्य होता है उसको घेरे रखती है। ठीक है, मतलब जो भी प्रत्येक जो सजीव कोशिका होती है, मतलब जितनी भी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको ये घेरे रखती है। और कोशिका झिल्ली का निर्माण स्टूडेंट 3 परतों से मिलकर के होता है। याद रखें 3 परतों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। इसमें जो सबसे बाहरी परत होती है और जो भीतरी परत होती है वो स्टूडेंट्स प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है और जो मध्यम परत होती है उसका निर्माण स्टूडेंट्स लिपिड यानी कि वसा के द्वारा होता है, ये याद रखें। और इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को जो सी क्रैमर थे वैज्ञानिक, सी क्रैमर और नेगेली, कोशिका झिल्ली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेली, तो ये जो कोशिका झिल्ली है इसको सी क्रैमर और आपका ये नागेली ने कोशिका कला कहा है। इसको स्टूडेंट्स क्या कहा, स्टूडेंट्स कोशिका कला कहा है इसको। सी क्रैमर और नेगेली ने इसको कोशिका कला बोला है, याद रखें। और क्लोब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको जीव द्रव्य कला कहा है। इसको जीव द्रव्य कला, इसको जीव द्रव्य कला नाम दिया है या कहा है इसको क्लोब ने। तो ये कुछ जानकारी थी कोशिका झिल्ली से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। अब इसके हम कार्य पढ़ लेते हैं। इसका कार्य क्या है स्टूडेंट्स कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों के कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर और बाहर से अंदर आने जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों को भाई आने जाने देती है उनका नियंत्रण करके रखती है। इसलिए स्टूडेंट्स कोशिका जो झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि ए ऑप्शन है इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, बी इसमें संयुक्त पत्तियां हैं, सी संवहनीय बंडल वलय में व्यवस्थित हैं
और डी पौधों की पत्तियों में जाले का रूपी शिरा रचना है। तो आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें। इसमें सही आंसर क्या है आपका? तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं अब हम। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स, इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। ठीक है, इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, इसलिए गेहूँ जो है वो एक बीजपत्री का उदाहरण है। अब एक बीजपत्री होता क्या स्टूडेंट्स? एक बीजपत्री के बारे में जान लेते हैं कि जो एक बीजपत्री होते हैं, इन पौधों के जो बीज होते हैं, इन पौधों के जो बीज होते हैं, उन बीजों में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, एक ही कोटिलेडन पाया जाता है। ठीक है ना। और इनमें क्या निकलती हैं? इनमें स्टूडेंट्स रेशेदार जड़ें निकलती हैं। ठीक है ना। अब एक बीजपत्री का जो बीज होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे जो बीजपत्र होता है वो एक ही बीजपत्र का बना हुआ रहता है। उनका एक ही बीजपत्र होता है, जो बीज होता है वो दो भागों में विभाजित नहीं होता। चाहे गेहूं का दाना देख लें आप, या जो आप और भी दूसरे जो प्लांट हैं, ठीक है, जैसे आपका चावल है, चावल का दाना है, वो भी क्या है, दो दो भागों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये एक बीजपत्र की पहचान है। ठीक है। तो इसके साथ साथ द्विबीजपत्री भी प्लांट होता है। एक बीजपत्री के उदाहरण के रूप में हम गेहूं और गन्ना को भी देख सकते हैं। इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो ये एक बीजपत्री की कुछ पहचान है। अब साथ ही साथ द्विबीजपत्री भी होता है स्टूडेंट्स। द्विबीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो बीज पाया जाता है उस बीज में दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है ना। और इनकी जो जड़ें होती है वो स्टूडेंट्स वो भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं, जबकि जो एक बीजपत्री होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ठीक है ना। तो द्विबीजपत्री पौधों के अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, आम और चना है। आम का जो बीजपत्र होता है वो दो भागों में विभक्त रहता है। चना का भी जो बीजपत्र होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। इसलिए ये जो प्लांट होते हैं ये द्विबीजपत्री प्लांट कहलाते हैं। तो ये द्विबीजपत्री प्लांट के कुछ उदाहरण थे आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अब हमें देखना है यहाँ पर संयोजी ऊतक का इनमें से कौन सा उदाहरण है। ए ऑप्शन है सिर्फ उपास्थि, बी ऑप्शन है अस्थि, सी ऑप्शन है सिर्फ रक्त, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें, आपका आंसर सही है या गलत। चलिए हम देखते हैं। तो इसका डी आंसर है उपयुक्त सभी, यानी उपास्थि, अस्थि और जो रक्त हैं ये सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अब स्टूडेंट, जो संयोजी ऊतक होता है ये मानव शरीर में क्या करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, और ये प्रत्येक अंग में भी पाया जाता है। ठीक है। तो प्राणियों के जो संयोजी ऊतक का जो मुख्य घटक होता है स्टूडेंट्स, जो प्राणियों में जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उसका जो मुख्य घटक होता है वो मुख्य घटक होता है स्टूडेंट्स कोलेजन। ठीक है ना। जो इनका जो मुख्य घटक होता है संयोजी ऊतक का, वो मुख्य घटक होता है कोलेजन नामक प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है कोलेजन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं ये। ठीक है ना। और शरीर का लगभग 30% स्टूडेंट्स 30% भाग संयोजी ऊतक से ही निर्मित होता है। संयोजी ऊतक के द्वारा निर्मित किया जाता है शरीर का 30% भाग, और ये कोलेजन नामक प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, यानी मुख्य घटक के रूप में देखा जाए तो इनमें कोलेजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये संयोजी ऊतक से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। अब किसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है अमीबा में वो देखना हमें। ए ऑप्शन है पुनरुद्ध भवन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है द्विखंडन, और डी ऑप्शन है विखंडन। तो आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें, आपका सही आंसर क्या है। तो हम आंसर चेक करते हैं, देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, द्विखंडन। तो स्टूडेंट्स, चूँकि अमीबा क्या है, एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, एक तरीके से कहें यूनिसेलुलर एनिमल है या जीव है। ठीक है ना। इसमें क्या केंद्रक क्या होता है स्टूडेंट्स। अब इसकी जनन प्रक्रिया को हम आगे समझेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन है क्या। क्योंकि इस प्रकार के जनन में स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अलैंगिक जनन क्या होता है, कि इस प्रकार के जनन में क्या होता है जिसमें केवल एक ही जीव क्या करे, एक ही जनक एक नए जीव को जन्म दे देते, मतलब एक ही जीव, एक ही जनक हो उसका, और वो एक नए जीव को जन्म दे दे। ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो स्टूडेंट जो अमीबा है स्टूडेंट्स, अमीबा अपने आप में क्या एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है। ठीक है ना। और भी कई हैं जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एक तरीके से जीव हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें क्या होता है, जब द्विखंडन की प्रोसेस होती है, मैं उसी प्रोसेस को समझाने जा रहा हूँ, कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है स्टूडेंट्स, वो केंद्रक
दो भागों में विभक्त हो जाता है। माना कि ये अमीबा है, ये अमीबा, ये उसका केंद्रक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये निराकार होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, द्विखंडन जब प्रोसेस शुरू होती है तो क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है इसका। माना कि ये केंद्रक है, यहाँ पर ये इस तरीके से और इस तरीके से ये दो केंद्रक में डिवाइड हो जाता है इसका, ठीक है। इस तरीके से दो केंद्रक में विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। विभाजन होने से जनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब जब दो भागों में विभाजित हो जाता है तो विभाजन से क्या होने लगता है, जनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है इनकी, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है। अब इसके बाद क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जो कोशिका होगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, अब यहाँ पर भी आप देखो कि इसकी एक जो कोशिका है अमीबा की, उसमें भी केंद्रक, और इसकी एक कोशिका है उसमें भी केंद्रक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, एक जो जनक है, ये तो एक जनक है, इस एक जनक से कितने संततियों का निर्माण हो गया है, दो संततियों का निर्माण हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें क्या होता है, जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। यानी इस प्रकार का जो जनन है, इस प्रकार का जो जनन है, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। और इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जीव होता है वो विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रहेगा कि द्विखंडन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं मेल एमीन, बी बलखनित रबड़, सी पीवीसी और डी है बेकेलाइट। तो इसका सही आंसर आप लोग नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है, हम आंसर की ओर बढ़ने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें से देखा जाए तो जो पीवीसी है वो ताप सुघट्य है, ठीक है ना। ताप सुघट्य बहुलक होते क्या हैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुलक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, गर्म करने पर मुलायम पड़ जाते हैं और पुनः आकार प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ताप सुघट्य कहा जाता है। जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सब, ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये सभी ताप सुघट्य के उदाहरण हैं। अब चूंकि जो पीवीसी है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। जो पीवीसी होता है वो एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य पदार्थ है, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय होता है और ताप सुघट्य पदार्थ होता है। ये कठोर पदार्थ है स्टूडेंट्स, याद रखें। और ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके ऊपर ऊष्मा का प्रभाव और रासायनिक पदार्थों का इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका उपयोग क्या है पीवीसी का, पीवीसी का उपयोग होता है, पहला तो हम बात यूँ करें कि जो निर्माण कार्य हम जो करते हैं घरों में, जो निर्माण कार्य होता है या और भी जो कंस्ट्रक्शन के जो कार्य होते हैं उनमें पीवीसी का उपयोग किया जाता है। पीवीसी से बने हुए पाइप यूज़ किए जाते हैं, केबल इंसुलेशन का यूज़ किया जाता है पीवीसी बनाने के लिए, ठीक है ना। पीवीसी से मतलब तैयार करते हैं इनको, केबल इंसुलेशन को, ठीक है ना। फर्श पर बिछाने वाली चादर का भी निर्माण किया जाता है, दरवाजे भी इन्हीं के तैयार किए जाते हैं। तो पीवीसी का हमारे दैनिक जीवन में देखा जाए तो कई जगह उपयोग होता है, ठीक है ना। खासकर निर्माण कार्यों में पीवीसी का ज़्यादा उपयोग होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है, तो माना कि हमारे पास कोई चुंबक है, दंड चुंबक है, उसको हम दो भागों में काट देते हैं, तो इनमें से कौन सा जो तथ्य है वो सही है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक तथ्य है जो सही है, बाकी के सारे तथ्य क्या हैं, गलत हैं। पहला ए है, इसमें एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। बी दोनों भागों का चुंबकत्व तो चला जाता है। सी दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। और डी प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। तो आप अपना आंसर टिक कर लें स्टूडेंट्स, क्या इसका सही आंसर है। तो हम देखते हैं, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स प्रत्येक भाग जो है वो चुंबक बन जाता है। तो याद रखें कि जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो स्टूडेंट्स उसका जो प्रत्येक भाग होता है वो एक चुंबक बन जाता है। तो अब हम थोड़ा चुंबक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी इससे रिलेटेड जानकारी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। लोहे को चूँकि देखा जाए तो जो चुंबक होता है, क्या कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स।
क्योंकि लोहे को आकर्षित करने वाले पदार्थों को स्टूडेंट चुंबक कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, कि चुंबक किसको कहा जाता है, कि लोहे को आकर्षित करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, चुंबक कहते हैं, वो चुंबक कहलाते हैं। अचुंबक के कुछ गुण हैं, जैसे यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है स्टूडेंट्स। चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पॉइंट ये है कि स्वतंत्रतापूर्वक अगर हम इसको लटकाते हैं, ठीक है, लटकाते हैं तो जो चुंबक होता है वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है जब भी हम इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है स्टूडेंट्स जहाँ चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, और इसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगले और कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड, चुंबक से रिलेटेड, कि चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं, चुंबक के जैसे एक चुंबक ये है, इसका एस है और ये एन है, और एक चुंबक ये है, इसका एन है और इसका एस है। तो इन दोनों ध्रुवों के ये जो दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर हम कैसे विजातीय, ये सजातीय ध्रुव हैं, एन और एन एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा। जबकि अगर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर एस हो और यहाँ पर एन हो, यानी विजातीय ध्रुव हो, तो उनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, आकर्षण होता है। ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। अब एक और चीज़ ध्यान रखें आप लोग हमेशा, कि चुंबक को अगर हम गर्म कर देते हैं, पीट देते हैं या घिसते हैं तो उसका स्टूडेंट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो ये चुंबकत्व नष्ट होने वाली कुछ चीज़ें थी कि किन किन तरीक़ों से चुंबक है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो यदि हम चुंबक को गर्म कर देते हैं या पीट देते हैं या घिस देते हैं तो उसका चुंबकत्व स्टूडेंट्स समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में स्टूडेंट्स आकर्षण होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम सौर सेल के बने होते हैं, सौर सेल किसके बने होते हैं उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला है इंसुलेटर के बने होते हैं, बी अर्धचालक के बने होते हैं, सी अतिचालक के बने होते हैं, या डी चालक के बने होते हैं। तो चारों ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, आप अपना आंसर ज़रूर नोट डाउन कर लें कि इसका आंसर सही कौन सा है। तो हम देखने वाले इसका आंसर स्टूडेंट्स अर्धचालक। तो स्टूडेंट जो भी सौर सेल होते हैं वो स्टूडेंट्स अर्धचालक के बने होते हैं। अभी अर्धचालक होते क्या हैं, ये अर्धचालक होते क्या हैं स्टूडेंट्स, अर्धचालक देखा जाए तो उन पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता स्टूडेंट्स चालकों जैसे कि तांबा, ठीक है, जैसे कि आपका तांबे की बात करें अगर हम, जैसे कि तांबा है, यानी कि अर्धचालक भी पदार्थ कहलाते हैं जिनकी चालकता कैसी हो, तांबे से कैसी हो, कम हो, तांबे से कैसी हो, कम हो। और जो अचालक होते हैं जैसे कि कांच उनसे ज़्यादा हो। ठीक है ना, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक पदार्थ जैसे कि तांबा इनसे कैसी हो, कम हो, लेकिन अचालक हो जैसे कि कांच से कैसी हो, अधिक हो। तो ऐसे पदार्थों को स्टूडेंट्स अर्धचालक कहा जाता है। तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये कुछ अर्धचालक के स्टूडेंट्स पदार्थों के उदाहरण हैं। तो याद रखें सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट ये सौर सेल होता क्या है, सौर सेल है क्या, इसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं और ले लेते हैं जानकारी क्या होता है ये। क्योंकि यह एक अर्धचालक कहें, ये एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है, एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है कि जो क्या करती है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है क्योंकि इसमें अर्धचालक का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा सौर सेल को तैयार किया जाता है, इसलिए ये अर्धचालक युक्ति है। और ये क्या करती है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये प्रकाश से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है ना, तो ये होते हैं सौर सेल। ठीक है, अब इनके उपयोग क्या है स्टूडेंट, सौर सेल का उपयोग देखा जाए तो कैलकुलेटर हो गया, घड़ी हो गया, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सौर सेल होता है इनके द्वारा क्या होता है, जो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनको शक्ति प्रदान करने में भी या पावर प्रदान करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सौर सेल से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है।
तो ए ऑप्शन है हृदयी, बी ऑप्शन है पेशी नहीं थकती है, सी ऑप्शन है धारीदार और डी ऑप्शन है धारी रहित। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। आप भी इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए कि इसका आंसर सही क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी धारीदार, यानी धारीदार प्रकार की जो पेशी होती हैं वो लंबी गतिविधि के द्वारा क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, थक जाती हैं। पेशी के भी बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जो पेशी होती हैं वो प्राणियों का आकुंचित होने वाला ऊतक होता है। आकुंचित का मतलब होता है सिकुड़ने वाला, ठीक है ना। ये जो पेशी होती है वो प्राणियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है, ठीक है, सिकुड़ने वाला ऊतक है। और इनमें आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं। इनमें आकुंचित यानी कि सिकुड़ने वाले क्या पाए जाते हैं, सूत्र पाए जाते हैं, जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। ये क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, कोशिका का क्या बदल देते हैं, आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इन पेशी कोशिकाओं के द्वारा जो ऊतक निर्मित होता है, इन पेशी कोशिकाओं के द्वारा जो ऊतक निर्मित होता है उसी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, पेशी ऊतक कहा जाता है। और ये समस्त अंगों की अगर हम बात करें, सारे अंगों की बात करें, उनमें गति प्रदान करने का कार्य करता है या गति उत्पन्न करने का कार्य करता है स्टूडेंट्स। तो याद रखें कि धारीदार जो पेशी होती है वो लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन है तीक्ष्ण मुख, बी बसा परत, सी विशाल आकार और डी सफ़ेद फर। तो सही आंसर आप टिक कर लें। सही आंसर इसका बी वसा परत। तो स्टूडेंट्स जो वसा परत होती है वो अत्यधिक ठंड के विरुद्ध जो ध्रुवीय भालू होते हैं तो उनके रोधन प्रदान का कार्य करती है। ये वसा की परत यानी कि उन्हें उनके शरीर को गर्म रखती है, ठीक है। ये जो वसा की परत पाई जाती है उनके बॉडी के अंदर वो इन्हें ठंड से बचाने का कार्य करती है, यानी कि उनके शरीर को गर्म बनाए रखती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का उदाहरण है, याद रखें। ए चुंबकीय बल, बी स्थिर वैद्युत बल, सी गुरुत्वीय बल और डी घर्षण बल। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बल है जो संपर्क बल का उदाहरण है। तो आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें, लिख लें क्या आंसर है सही इसका। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स घर्षण बल, डी। तो स्टूडेंट्स घर्षण बल है जो एक संपर्क बल का उदाहरण है। अब देखा जाए तो घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। माना कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई ये सतह है, समतल सतह है, ठोस स्थिर सतह है और इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। हमने इसके ऊपर किसी वस्तु को रख दिया है। अब क्या होगी, माना कि ये ए है, ये ए सतह है और ये बी है, ये बी है। अब इन दोनों की जो सतह हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होंगी। इन दोनों की जो सतह हैं स्टूडेंट्स वो संपर्क में होंगी, ठीक है। तो अब अगर हम इस वस्तु को क्या करें, बल लगाना है। अगर हम इस वस्तु में अगर हमें बल लगाना है, फोर्स लगाना है, एफ लगाना है और वो बल अपर्याप्त हो इस वस्तु को खिसकाने के लिए, तो क्या होता है इन दोनों, तो इस कंडीशन में क्या होता है ये कहा जाता है, या इसका मतलब ये है कि जो वस्तु इस सतह के ऊपर रखी गई है तो इन दोनों की जो सतहें हैं वो एक दूसरे के संपर्क में है और जो बल लगाया जा रहा है वो अपर्याप्त बल है और उस अपर्याप्त बल के कारण ये जो वस्तु बी है वो इस सतह के ऊपर नहीं खिसक पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो संपर्क सतह है उस संपर्क सतह में क्या, संपर्क सतह के बीच में कह सकते हैं हम कि एक बल कार्य करने लगता है जो इस वस्तु की गति का विरोध करने लगता है, ठीक है ना। और इसी विरोधी बल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, घर्षण बल कहा जाता है। यानी जो घर्षण होता है वो एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये मान लें ये एक सतह है, एक सतह ये है और एक ये वस्तु है जिसकी सतह यहाँ पर ये दी गई है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। तो इनकी जो संपर्क पृष्ठ है
ठीक है ना। बी वस्तु का जो संपर्क पृष्ठ होगा और जो ए है सतह है उसकी जो सतह होगी तो वो इस वस्तु बी के संपर्क में होगी, उसकी सतह के संपर्क में होगी। तो इन दोनों पृष्ठों के, इन दोनों संपर्क पृष्ठों पर क्या करने लगता है, घर्षण बल कार्य करने लगता है। और इसकी दिशा स्टूडेंट्स कैसी होती है, विपरीत होती है। यानी अगर हम फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स क्या है स्टूडेंट्स इस दिशा में लगा रहे हैं, तो जो घर्षण बल होता है वो इस दिशा में कार्य करता है, जस्ट उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें आप। ठीक है, कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल क्या होता है, एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो क्या करता है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, तो याद रखें ये एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, ये ध्यान रखें। जो खास चीज़ें वो मैंने आपको बताई। अब चूँकि घर्षण जो होता है इससे लाभ भी होते हैं, जैसे कि घर्षण बल है उसके कारण ही हम चल पाते हैं, हम खड़े रह पाते हैं और चल पाते हैं। ठीक है ना। घर्षण बल के कारण ही क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ब्रेक लग जाते हैं सड़क पर और गाड़ी रुक जाती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसे घर्षण बल के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। ठीक है, घर्षण बल के ही कारण हम क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर हम लिख पाते हैं। तो ऐसे कई उपयोग हैं जहाँ घर्षण बल लाभदायक होता है, लेकिन इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। ठीक है ना। जैसे घर्षण बल है, घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है, जो टायर होते हैं वो घिस जाते हैं। ठीक है ना। चप्पल है वो घिस जाती है, जो कलपुर्जे हैं, मशीनों के कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं और ऊर्जा का व्यय भी होता है, ऊर्जा का नुकसान भी होता है। घर्षण बल के कारण जो मशीनें होती हैं तो घर्षण बल के कारण वो जल्दी गर्म भी हो जाती हैं और उससे ऊर्जा की भी हानि होती है। तो इससे कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने आपसे डिस्कशन किए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए नॉलेजफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।